हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग सेल वॉल थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में सेल वॉल का कुछ हिस्सा जो है बच गया था। और फिर हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे बात करेंगे। आज साइटोलॉजी का डे 4 है। हम लोग जो है अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल शेप, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल साइज, ओवरव्यू ऑफ सेल, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सब चीज़ जो है स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल से। सेल वॉल का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन आई थिंक वो ढंग से विजिबल नहीं था, तो उसे हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, और उसे जो हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं और बाकी जो है आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल थ्योरेटिकली हम लोग जो है इसे ढंग से पढ़ चुके थे। इसका डायग्राम जो है बस यहाँ पे मैं बनाया था पिछले क्लास में, वो डायग्राम क्लियर नहीं था, है ना। तो उस डायग्राम से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम समझने जाएं तो ये जो है दो अलग अलग सेल हैं। ठीक है, इस दोनों सेल का हम लोग सेल वॉल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये यहाँ पे तीसरा सेल होगा तो यहाँ भी कनेक्टेड होगा, यहाँ भी होगा, सेल वॉल हर जगह होगा बाहर में। ठीक है ना, हम जो है बस एक हिस्से में सेल वॉल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो लेयर है ये किसका है? सेल मेम्ब्रेन का लेयर है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको कल मैंने पढ़ाया था सबसे पहले सेल वॉल में क्या बनता है? एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस द फर्स्ट फॉर्म लेयर इज मिडिल लैमेला। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडिल लैमेला को। ये क्या है बच्चों? मिडिल लैमेला। क्लियर ना। अब मिडिल लैमेला के इनर साइड में, सेल के तरफ इनर साइड में क्या बनता है? प्राइमरी वॉल। ये रेड से जो मैंने बनाया है ये प्राइमरी वॉल है, ये दूसरे सेल का सेल वॉल है, ये एक सेल का, और इस साइड जो है दूसरे सेल का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी वॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीन अलग अलग लेयर्स पे, S1, S2, S3। वो तीनों लेयर किसका होता है बच्चों? सेकेंडरी वॉल का। इट इज S1, S2 और एक तीसरा लेयर क्या होगा? S3। इधर भी S1, S2 और इधर क्या होगा? S3। यहाँ पे S1, S2, S3 और ये सब का सब क्या है? सेकेंडरी वॉल। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? सेल वॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में जो है क्या है? मिडिल लैमेला। फिर उसके अंदर की ओर रेड से जो बनाया है वो क्या है? प्राइमरी वॉल। फिर उसके अंदर तीन लेयर एटलीस्ट होता है सेकेंडरी वॉल का, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी केस में। यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे और वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा को सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, है ना। उसके बाद जो है उस पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, उसको लिखा देंगे। ठीक है, तो डायग्राम वाइज अगर समझने जाएं तो ये हम दो सेल बना रहे हैं। ठीक है, और इस दोनों सेल के बीच में सबसे पहला लेयर कौन बनेगा? अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, मिडिल लैमेला। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, अब हम S2, S1, S2, S3 ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम लोग जो है एक लेयर बनाएंगे। ये रेड से जो बना रहे हैं वो क्या होगा? प्राइमरी वॉल। इधर भी होगा प्राइमरी वॉल, और अब जो ब्लू से बनाएंगे वो क्या होगा? सेकेंडरी वॉल। ये इस साइड क्या है? सेकेंडरी वॉल, और इस साइड ये सेकेंडरी वॉल। तो ये सेल वॉल जो है ना, दो सेल वॉल मतलब दो सेल के आसपास के सेल वॉल में बहुत सारा माइन्यूट पोर्स होता है। ठीक है ना, उसी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और ये पोर जो है लाइंड होता है सेल मेम्ब्रेन से। इस अगर स्ट्रक्चर का हम बात करें तो ये क्या है? सेल का सेल मेम्ब्रेन।
तो ये यहाँ पे लाइन करेगा इसे, ये यहाँ पे इसे लाइन करेगा, फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये इस अब जो पोर लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो क्रिएट हुआ किसके द्वारा हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर ना। तो ये हम लोग डायग्राम बनाए प्लाज्मोडेस्माटा का। अब इसमें लिखेंगे इट इज माइन्यूट pores present in the cell wall and it connects two or more cells साइटोप्लाज्म। ये हम लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा है। अब एक स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं विच इज़ डेस्मोटिब्यूल्स। तो डेस्मोटिब्यूल्स जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल है, आप सभी को पता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ से कहाँ तक रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेटेड होता है, उससे कनेक्टेड होता है, वहाँ से लेके पूरे सेल मेम्ब्रेन तक होता है। तो कुछ सेल्स में क्या होता है वो ईआर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल के जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसमें भी प्रेजेंट होता है, और उसी ईआर को जो प्लाज्मोडेस्माटा में प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। और टिब्यूल्स का मतलब ही होता है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक लिखेंगे वो है डेस्मोटिब्यूल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेस्मोटिब्यूल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और it is the ER endoplasmic reticulum present within the plasmodesmata, present within the plasmodesmata। क्लियर ना बच्चों। तो अभी हम लोग जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा पढ़े और डेस्मोटिब्यूल्स पढ़े। अब सेल वॉल में एक लास्ट टॉपिक बचा है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, उसे खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सबसे पहले तो सेल वॉल जो है किसी भी सेल को एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है। मतलब फिक्स्ड शेप कहने का मतलब कि वो वही फिक्स्ड शेप जो है उस पूरे सेल में होगा और वो हमेशा चेंज नहीं होते रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल वॉल जो है वो रिजिड नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड शेप टू द सेल। सेकेंड, अभी हमने बात किया रिजिडिटी का, तो सेल वॉल जो है किसी भी सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेल वॉल जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो रिजिडिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो ये करता है कि बाहर से आने वाला कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो या किसी भी टाइप का इंजरी हो, शॉक हो, उससे सेल को बचाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। Another point is it provides protection against any mechanical injury as well as infection, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है सेल वॉल का वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। तो अभी आप सभी लोगों ने सीखा कि दो से या उससे ज़्यादा सेल के साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है, और प्लाज्मोडेस्माटा किसका पार्ट है, सेल वॉल का। तो ऑब्वियसली सेल वॉल वो फंक्शन भी कर रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इट ज्वाइंस द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 और मोर नेबरिंग सेल्स। और एक और फंक्शन का अगर हम लोग बात करें तो वो फंक्शन ये है कि सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और किसी भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के एंट्री को प्रिवेंट करता है, उसका एंट्री नहीं होने देता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यहाँ पे सेल वॉल जो है हमने कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अभी तक जो है इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी यूकैरियोटिक सेल चल रहा है। यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल पढ़ा है। अब इसके बाद सेल वॉल के अंदर जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोलेमा। ठीक है, या फिर बायो मेम्ब्रेन। तो हम लोग जो है नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, लेकिन कैसा बाउंड्री? लिविंग बाउंड्री। इट मीन्स इट मे बी फ्लेक्सिबल, इट मे बी फ्लूइडिस, इट हैव फ्लूइडिटी, इट हैव मोशन, इट हैव एक्सपेंशन। समझ में आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग बाउंड्री है। इट इज आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। अच्छा, यहाँ पे ईच सेल लिखने का मतलब आप समझ रहे हो ना? किसी भी टाइप का सेल, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक क्यों ना हो, चाहे वो सेल यूकैरियोटिक में प्लांट सेल क्यों ना हो, एनिमल सेल क्यों ना हो, फंगल सेल क्यों ना हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन सभी में पाया जाएगा। ठीक है, सेल वॉल सब में पाया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ये सभी में पाया जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो इट इज लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर। लिपोप्रोटीनस structure. What do you mean by lipoproteinous? Lipoproteinous means it is mainly composed of what? Lipids and proteins. That is, it is mainly composed of lipids and proteins. अच्छा, एक चीज़ और हम बात करते हैं। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्विंग पावर होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी भी सेल मेम्ब्रेन को लाइट माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके रिजोल्विंग पावर के बियॉन्ड है ना। तो सेल मेम्ब्रेन को हम जब भी देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और यही वजह है कि सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक मॉडल विच इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और वो मॉडल जो है 1972 में दिया गया है बाई 2 साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। और वो 1972 में दिया गया। तो आप समझ पा रहे हैं अभी से 40-50 साल पहले का इतिहास है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम लोग वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। इट cannot be seen by light microscope and it can be seen by electron microscope। क्लियर ना बच्चों? ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का
कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिपिड्स का। जनरली सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का जो है परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो वेरी कर सकता है 20 to 80%, ठीक है। इट मे बी वेरी अप टू फ्रॉम 20 अप टू 80%, क्लियर। और आपको पता ही है जो मेन लिपिड पाया जाता है किसी भी बायो मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड के पास जो स्ट्रक्चर में बात करें तो दो स्ट्रक्चर है, एक हेड और एक टेल। हेड इज पोलर एंड टेल इज नॉन पोलर। और पोलर हेड्स आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड्स आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इट इज हाइड्रोफिलिक। टेल्स आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लिपिड में, तो मेजर लिपिड फाउंड इन बायोमेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। और अगर हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाने जाए बच्चों तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हेड। और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, टेल। हेड कैसा होता है, पोलर और हाइड्रोफिलिक। यूनोफिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, मतलब इट इज वाटर लविंग, ठीक है। टेल नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो ये बाई लेयर के फॉर्म में होता है, दो लेयर के फॉर्म में, ठीक है। इट इज अरेंज्ड इन बाई लेयर। बाई लेयर मीन्स ऐसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे अरेंज होगा, है ना। इट इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। One more thing, here it is, the another most important lipid which is present in biomembrane is cholesterol. Cholesterol is also found in biomembranes of the cell, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिपिड में ही तो वो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। तो वो चीज़ लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अनदर काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज कोलेस्ट्रोल। इज कोलेस्ट्रोल, ठीक है। अब कंपोजिशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का भी अच्छा खासा परसेंटेज होता है, विच में बी फ्रॉम 20 अप टू 70%, 20 to 70%। अगर हम प्रोटीन में बात करें तो जो प्रोटीन किसी भी बायोमेम्ब्रेन में पाया जाता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है इसके बेसिस पे, ठीक है। प्रोटीन्स दो टाइप के होंगे। अगर प्रोटीन जो है इस लिपिड बाई लेयर में पार्शियली और टोटली एम्बेडेड है और बरीड है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना, यही सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये मे भी 70% तक हो सकता है, ठीक है। तो इसे अगर हम डिफाइन करने जाएं तो क्या लिखेंगे, पार्शियली और टोटली
buried protein in lipid bilayer. Second is peripheral और extrinsic protein. समझ में आया बच्चों? नाम से आपको पता चल रहा है पेरिफेरी मीन्स इट मे लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर और ये 30% होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट ओवर बोथ द सरफेसेज ऑफ लिपिड बाइलेयर सुपरफिशियली। सुपरफिशियली मीन्स ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली। क्लियर ना? तो अभी हम लोग जो देखे वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल। इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें और पढ़ना है। जैसे कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है जिसका परसेंटेज जनरली 1 to 5%, किसी किसी सेल में परसेंटेज बढ़ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंट कितना होगा? 1 to 5%। कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो सकता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर ना? और एक चीज़ वाटर। वाटर भी किसी भी बायोमेम्ब्रेन में जनरली कितना होता है? 20%। ठीक है। फोर्थ, वाटर 20%। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो है हमें याद रखना है, वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये सवाल नीट में पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा नीट 2025 के लिए। ठीक है, और वो ये है ह्यूमन आरबीसी बायोमेम्ब्रेन के बारे में। बायोमेम्ब्रेन, इसका कंपोजिशन क्या होता है बच्चों? तो एकदम से जो है याद कर जाना है। प्रोटीन कितना होगा? 52%। लिपिड कितना होगा? 40%। तो आप देख सकते हैं कि किसी किसी स्ट्रक्चर में बायोमेम्ब्रेन का ये हो सकता है कि प्रोटीन का जो है कंटेंट ज़्यादा हो। यू कैन सी है प्रोटीन कंटेंट इज मोर देन द लिपिड कंटेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे द फ्लूइड नेचर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ये लिखना है कि बायोमेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। तो वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होगा? क्वासी फ्लूइड नेचर का। बायोमेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड इन नेचर, और इसी क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो लैटरली मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे? लैटरली। और इस लैटरली वर्ड पे ध्यान देना है। एनटीए क्या करेगा? लैटरली की जगह कुछ भी डाल देगा वर्ड अलग चेंज करके। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फ्लूइड नेचर प्रोटीन्स कैन मूव laterally throughout the lipid bilayer, और इस फ्लूइडिस नेचर होने के कारण सेल मेम्ब्रेन बहुत सारा फंक्शंस भी कर पाता है। ठीक है, द फ्लूइड
नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स, क्या क्या कर सकता है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे सेल ग्रोथ, सेल एक्सपेंशन, सेल डिवीजन, क्यूक रिपेयर, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, और इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस समझ में आया? इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर सेल में अंदर आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा टूटता है, वो सब्सटेंस जो है अंदर आता है और उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्रिएट हो जाता है। इट इज़ इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन एटसेट्रा। अब हम लोग डायग्राम से थोड़ा सा जो है इस चीज़ को समझ लेते हैं। समझना ये है कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये एक पार्टिकुलर सब्सटेंस है जिसे अंदर आना है। ठीक है ना, तो पहले ये यहाँ पे आएगा, पहले ये जो है इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे आया, फिर ये जो है थोड़ा सा टूटेगा और ऐसे करके इसे बनाएगा और बाद में जो है ये सब्सटेंस अंदर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्लियर ना? किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। और सिक्रीशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन टूटेगा और कोई भी चीज़ बाहर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये भी जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है मोस्ट रिसेंट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इससे पहले बहुत सारा रॉबर्टसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो सब मॉडल जो है आ चुका है। ठीक है ना, तो मोस्ट रिसेंट क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मोस्ट रिसेंट टाइप ऑफ मॉडल। नेक्स्ट किनके द्वारा दिया गया है, इसे याद रखना है, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। मैंने बताया था कब, 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्चुअली में कहता क्या है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये बोलता है कि जो भी बायो मेम्ब्रेन्स है उसमें लिपिड अरेंज्ड होते हैं एक समुद्र की तरह। ठीक है, और उसमें प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह है, वो अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है ना। दिस मॉडल टेल्स दैट this model tells that lipids are like a sea in which protein floats like an iceberg, या प्लूरल में लिखते हैं like icebergs। क्लियर ना? और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज प्रोटीन आर प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड
आउटसाइड द लिपिड बाईलेयर। क्लियर। इसके बाद जो है हम लोग इस लिपिड बाईलेयर का और इट मीन्स बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे और वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इधर ध्यान देना है बच्चों। ये लिपिड का एक लेयर हो गया, ठीक है, और दूसरा लेयर बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड बाईलेयर। ये क्या हो गया, लिपिड बाईलेयर। ठीक है, तो हम अभी पढ़ाए थे ना इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब पार्शियली और टोटली एम्बेडेड। तो यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं ये टोटली एम्बेडेड है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का है। ये क्या हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन। और बहुत सारा प्रोटीन जो है ऐसे बाहर हो सकता है सरफेस पे प्रेजेंट। मान लेते हैं ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, इधर जो है ये भी कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। और कोलेस्ट्रॉल का अगर हम जिक्र करें तो लिपिड बाईलेयर में फॉस्फोलिपिड के साथ साथ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में जो है ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। इसके बाद एक चीज़ और है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो वो भी कहाँ पे होगा, सरफेस पे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम बात करें इस दोनों, ये क्या है, लिपिड बाईलेयर। ठीक है, ये रेड वाला जो है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये जो ब्लैक है ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। और एक बच गया ये, या फिर ये सब क्या होगा, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर किसका होता है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, और वो ये होगा in fluid mosaic model, it is या फिर प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स कैन मूव laterally in the lipid bilayer। क्लियर ना, ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ें। अब हम लोग को समझना ये है कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है और वो ये है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, इस सब का। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट करता है वो किस किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट से भी सवाल नीट में आ चुका है। ट्रांसपोर्ट मेनली 3 टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। इट ट्रांसपोर्ट्स वेरियस काइंड्स ऑफ substances like amino acids, glucose, minerals, hormones, proteins, water, etc. ठीक है, ये मेन काम हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और क्या काम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बचाता भी तो है इन्फेक्शन से। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है या बायो मेम्ब्रेन होता है, जितना भी सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन है, वो सब सेलेक्टिव परमेबल होता है। कैसा होगा, सेलेक्टिव परमेबल। इट मीन्स सभी टाइप के सब्सटेंस उससे इजीली आर पार नहीं हो सकते हैं, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होंगे जो उससे आर पार हो सकते हैं। ठीक है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज इट allows only certain substances to pass through them। क्लियर ना। तो अब इस लेक्चर में हम लोग जो है लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है ट्रांसपोर्ट का टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे पहले बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे बात करने के लिए हमें दो टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना होगा। एक सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। आप सभी को पता होगा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वन सब्सटेंसेज, particular substance from one place to another where the concentration of particular place is higher than that place where it is moving or whether it is moving। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसिव डिफ्यूजन। इट इज मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, जब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट है उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमें समझना ये है कि क्या इसमें कोई भी बायो मेम्ब्रेन्स या कुछ भी यूज होगा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा। नो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन और चैनल प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, अगर मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, वो पैसिव है ना, पैसिव में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी का खर्च भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नो एटीपी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। क्लियर, ये हम लोग क्या पढ़े, पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। इसे नोट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे।
सेकेंड टॉपिक इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई एम द मास्टर। अब इसमें मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ों को मिटा के सही कर दूंगा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेम चीज़ है, ये भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वो भी कैसे होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या इसमें ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन या चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। और यही डिफरेंस है, वहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे, नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन और चैनल प्रोटीन इज इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पे होगा, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन में हम लोग जैसे ही पढ़ रहे हैं तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना सारा, ये फैसिलिटेटेड है, फिर भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो एटीपी का एक्सपेंडिचर यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पूरा ही मिटाना पड़ेगा। सेकेंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें जस्ट उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, इसमें सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा, और ऑब्वियसली जब भी मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा तो बिना एटीपी का तो हो नहीं सकता है, तो इसमें एटीपी भी इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ चैनल प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट हमें होगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ substances from lower concentration to higher concentration। और इस पे हम लोग थोड़ा सा जो है ध्यान देते हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब भी मूवमेंट होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, उससे उल्टा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन चैनल का तो रिक्वायरमेंट होगा ना, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। क्लियर। अच्छा, इसमें जो है एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। एटीपी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। क्लियर। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप काइंड ऑफ क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन लास्ट थिंग बचा जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस। और अगर आपको ऑस्मोसिस समझाने जाऊँ तो सिंपली ये होगा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वाटर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की ओर मूव करेगा, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो कैसे होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ से फ्रॉम लोअर टू हायर क्यों हुआ है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऑब्वियसली देयर विल बी मोर वाटर कंटेंट एंड हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट क्या होगा, कम, ठीक है। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालना है ऑस्मोसिस। नंबर 3 था आई थिंक, हाँ 3 था।
osmosis. It is the movement or transport of water through सेमी और सेलेक्टिवली परमेबल भी बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू इट्स लो कंसंट्रेशन। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस नहीं होता है, ठीक है। इफ बी टॉक अबाउट सॉल्यूशन देन movement of water in osmosis will be from low concentrated solution to high concentrated solution। क्लियर? आज के लिए हम लोग जो है यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी हमने पूरा जो है सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी करेंगे। अभी हमने सिर्फ यूकैरियोटिक का सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। अगला क्लास आई थिंक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। फिर हम लोग जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। वो एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसका छोटा चीज़ जो है वो हो जाएगा। ये चौथा लेक्चर है आई थिंक, है ना, चौथा लेक्चर है। तो 4 और लेक्चर में ये आसानी से हो जाएगा। फिर एक लेक्चर हम लोग रखेंगे 25 से 30 मिनट का या 40 मिनट का, जिसमें पार्टिकुलरली जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी नीट का PYQ। और आप ये देखोगे कि मेरे पढ़ाने से 7-8 लेक्चर लेने से आपका सेल का हर टाइप का PYQ जो है आप खुद बनाओगे, ठीक है, गारंटी, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।